इनली फाउंडेशन की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक आधी रात के बाद। मूल नाट शंकर शेष, निर्देशन उत्पल झा। नाटक की अवधि 90 मिनट है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लें। तो लीजिए, प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक आधी रात के बाद। कौन है? है? कौन हो तुम? चोर हूँ और ये एतराज है आपको। जानते नहीं? जज हूं मैं। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई, मैं सही जगह हूँ। करके रहे थे चोर और क्या करेगा? चोरी। जज के घर में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर तो चोर है साहब। जब चोरी थानेदार के यहाँ हो, करोड़पति या जज के यहाँ हो। तुम्हारे पास छुड़ा उड़ा तो नहीं है ना? मैं चोर हूँ साहब, हजाम नहीं। अभी पुलिस को फोन करता 100 डायल कीजिए। वो नंबर ना लगे तो 217435 पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर का है। आखिर आपका ऑर्डर जज का है, आप वही कीजिए डायल। आपको ये भी बताना होगा कि चोर के साथ माल बरामद हुआ है, ये सवाल पूछा जाएगा। नहीं, मैंने कुछ छुआ नहीं आपके यहाँ। हाँ, तो ये उसने एक घड़ी चोरी करी है। बाय द वे कितने की होगी साहब? मैं नहीं जानता। आप ही की घड़ी और आप ही नहीं जानते कीमत। खैर, आप समय की कीमत तो जानते हैं। मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। 500। कहा ना, मैं इसकी कीमत नहीं जानता। ये घड़ी मैंने नहीं खरीदी।
तब कहाँ मिली? तुम पूछने वाले कौन होते हो? बता दीजिए ना साहब, मुझे इसकी कीमत लगानी है। तुम्हारे पास छुरा वुरा तो नहीं है ना? अब तो इत्मीनान हुआ। कहिए तो कपड़े उतार दो। हम अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं करते जज साहब। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल से मिली थी। तो अनमोल है। आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी है साहब? आपके जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहां। मैं फिल्में नहीं देखता, और भूल कर तो हिंदी फिल्में और नहीं देखता। तभी आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी कमजोर है। आपको हिंदी पिक्चरें जरूर देखनी चाहिए साहब। ऐसे आपकी उम्र को देख के लगता है आपकी शादी 20 साल पहले। 27 साल पहले। 27 साल? तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुमसे मतलब? खैर आपके माँ बाप समझदार थे। शट अप! सॉरी सर, आपकी घड़ी को देखकर लगता है कि आई एम सॉरी, ये तो बहुत पुरानी है। मतलब आपने आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए थी सर। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपके घर में तो कुछ नहीं है साहब, मतलब एक ओवरसीयर के घर जितना सामान भी नहीं। आपको हिंदी पिक्चर जरूर देखनी चाहिए साहब। क्या ठाट से रहते हैं फिल्मी जज, 5 नौकर, 2 गाड़ियां, एकदम धमाल। मैं तो उसी इंप्रेशन में था, पर आपके यहाँ तो आपको तो बैरिस्टर होना चाहिए, बैरिस्टर। खैर आपकी घड़ी से बात बनी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपया। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए की ऊपर की होनी चाहिए। अगर सड़क पे की तो कम से कम 3 साल, किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पे तो 7 साल। तुम तो कानून भी जानते हो। अब मजबूरी है साहब, अब कानून कौन जानता है? एक जो उसे बनाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी खुद ही उसे भूल जाता है। दूसरा कानून बनाने की जल्दी होती है ना, दूसरा हाँ उसे तोड़ता है, मतलब मैं और मेरे छोटे बड़े जात भाई। तीसरा पुलिस दरोगा वगैरह, अब वो तो जानेंगे ही, वरना ये दफा वफा कैसे लगाएंगे। और चौथे अपने वकील, उन बेचारों का तो धंधा है। और मैं? आप तो खैर जानते ही है ना साहब, नौकरी जो ठहरी। खैर मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता आपको, सोने में भी देरी हो रही होगी। बता दीजिए ना, आपके यहाँ से कौन सी ऐसी चीज चुराऊं कि चोरी की माल की रकम 250 रुपए से ज्यादा हो जाए। तुम 250 रुपए को इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप पूछ रहे हैं साहब। 250 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता ना, यानी सजा पक्की। देखिए बाकी बातें मैंने फिट कर ली हैं। बिल्डिंग में चोरी, जज क्या चोरी वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। अब रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखते हुए हो सकता है। फिर मैं चोर हूं साहब, कोई भुट्टा चोर नहीं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने तो अभी फोन भी नहीं किया, और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। इस बार मैं गलती नहीं कर सकता साहब। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया। डोंट टेल मी दैट। चोरी करने से पहले वकील की सलाह? हाँ? नहीं, अभी हमारे देश की इतनी भी हालत खराब नहीं हुई। अब साहब अब आप नहीं मानते तो मैं क्या करूं? पिछले हफ्ते तक मैं और वकील साहब साथ में ही थे, रोज से हमारा उठना बैठना था साथ में। कमाल के आदमी है साहब, बाहर होते तो न जाने कितना कमा लिया होगा। क्या मतलब? वो अभी भीतर है ना जेल के, 5 साल के लिए। मैं भी तो वही था पिछले महीने तक। यानी जेल का वकील? जेल का नहीं, जेल में वकील। जेल में भी तो सभी लोग होते हैं ना साहब, आप ही लोग तो भेजते हैं उनको। बैंक वाले, अफसर, डॉक्टर। अब इसमें वकील पहुंच जाए तो क्या अचरज। लेकिन वकील वहां कैसे पहुंच गया? इससे जरा लंबा है साहब, फिर आपको फोन भी करना है, सोने में देरी हो रही है, सुबह उठकर फैसला भी तो सुनाना है।
फैसले की बात तुम्हें कैसे मालूम हो गई? आप ही ने तो ऐलान किया था पिछले हफ्ते अदालत में, आप ही भूल गए? वो दवाई वाला केस। लेकिन तुम अब मैं पिछली 3 पेशी से अटेंड कर रहा हूँ वो केस। लेकिन तुम्हें तो मैंने वहां नहीं देखा। आप लोग कानून के आगे देखते ही कहाँ हैं साहब। और वो वकील? हाँ तो अपने वकील साहब। अब जवानी तो अंधी होती है ना साहब। पास की मतलब पड़ोस की नाबालिग लड़की की सब गड़बड़ कर बैठे। चलता है। कोशिश तो बहुत की लेकिन फंस गए। लेकिन जेल में काम के आदमी है साहब, ऐसी सलाह देते हैं। हमारे बैरक में थे, विद्वान आदमी है साहब। अब आज का पूरा प्लान बस उन्हीं का सुझाया हुआ है। लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब अपने घर जाने की जल्दी किसी नहीं होती साहब। अब बाहर मन नहीं लगता। 11वीं चोरी है ये। पूरे 7.5 साल रह चुका हूं उधर। हर बार छूटो तो 70 मुसीबतें। फुटपाथ पे सो, बरसात आए तो हालत पतली। उधर छप्पर है साहब, कोई दिक्कत नहीं। बाहर कोई काम नहीं देता साहब। चोर को भला कौन काम देगा? कई बार तो भूखा मरने की बारी आ जाती है साहब। और फिर अपने साथी संगी भी अब वही हैं। बाहर निकलते से जी घबराने लगता है साहब। तो तुम्हारे दोस्त वकील साहब, उन्होंने क्या प्लान बनाया था? बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो अपना राजकुमार है साहब, लेकिन लोग प्यार से राजू कहते हैं। तो वकील साहब की बात पूछ रहे थे ना, तो हमने वकील साहब से पूछा, वकील साहब कोई ऐसा प्लान बताओ कि हम बाहर निकलते से भीतर आ जाए 15-20 दिन के अंदर। तो वकील साहब ने पता क्या बोला? सीधा किसी जज के यहाँ चोरी करो, कम से कम उसका नाटक करो। जज सीधा पुलिस को फोन करेगा, एक पेशी में मामला निपट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। बस वो एक बात बार बार कह रहा था साहब, चोरी 250 रुपए से ऊपर क्यों होनी चाहिए। लेकिन आपके आगे तो गड़बड़ हो गई साहब। एक घड़ी सोचता था 500 की होगी, निकली 60 की। आप ही बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी चीज चुराऊं कि चोरी की माल की रकम 250 रुपए से ज्यादा। जरा सोचने दो। कमाल है, आपके यहाँ चीज ही नहीं कोई 250। अरे वही तो सोच रहा हूँ, ऐसा सिंगल आइटम जो 250 रुपए से ज्यादा हो। अच्छा काम करो, किचन में मिक्सी रखी है। बिजली की चक्की, वहां भी चक्की, यहाँ भी चक्की, कोई और चीज। और तो कुछ याद नहीं आता। मैं ढूंढ लेता हूँ। देख लो 8-10 किताबें, 250 तो हो ही जाएगा। किताबों की चोरी केस कमजोर हो जाएगा साहब, मैं ढूंढ लेता हूँ। साहब, साहब, कैसा रहेगा? रखो उसे भीतर, रखो। खबरदार से हाथ लगाए। अभी फोन करके अंदर करवा दूंगा। तो वही ठीक रहेगा ना साहब। आपको कैसे गुस्सा आ गया ना, मतलब ये चीज आपको जान से प्यारी है। मेडल सोने का साहब, मतलब समूचा सोने का। हाँ, तब तो कम से कम 1800 का होगा। कब मिला आपको? कानून के इम्तिहान में। मुझे नहीं मिला था। तब मेरे बेटे को मिला। आजकल का अच्छा, अमेरिका चला गया, सब होशियार वहीं चले जाते हैं। नहीं, तब तो दुबई जरूर गया होगा। नहीं, समझा, किसी दूसरे शहर में। नहीं।
बहुत दूर चला गया है। आई एम सॉरी सर। मैं इतना नीच नहीं साहब कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा लूं। वकीलों की सलाह गलत हो जाती है कभी कभी, रहने देते हैं। हाँ, इस घड़ी से ही काम चलाते हैं साहब। ये तो फोन कीजिए ना साहब, कह दीजिए कि आपने चोर को माल समेत पकड़ लिया है, फौरन आओ। एक मिनट, लेकिन मुकदमा खत्म होने तक तो घड़ी पुलिस के पास नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। आप रखिए अपनी घड़ी। तो फिर मैं फोन पे क्या कहूँ? तुमने तो कुछ चुराया नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था साहब। तब दरअसल मुझे जल्दी से जल्दी जेल जाने की पड़ी थी। सोचा काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार की झंझट करूं। अब देखे ना साहब, सड़क पे किसी का कुछ चुरा लो तो चोर 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 बम 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 मच जाती है। पकड़े जाए तो बहुत मारते हैं लोग। गुस्सा में हर कोई शेर हो जाता है। इसलिए फिर पुलिस कस्टडी अदालत पेशी बहुत वक्त लग जाता है साहब। बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए वकील साहब की सलाह से सोचा फोन कीजिए ना साहब। लेकिन तुमने जो कुछ किया उसको मैं चोरी कैसे कहूँ? तुमने मेरे सामने ही घड़ी उठाई और उसे भी वापस रख दिया। मेडल भी उठाया और वो भी वापस कर दिया। और फिर तुम्हारे पास फिर छुरा वुरा भी तो नहीं है। लेकिन मैं आपके घर पर चोरी करने के इरादे से घुसा था या नहीं? नहीं, तुम सिर्फ जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि मैं आपके घर में गैरकानूनी तरीके से घुसा। कानून तो मैंने तोड़ा है साहब। देखो, कानून तो तोड़ा है। हाँ, तुम पे किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने पर तो आरोप लगेगा। तो साहब फोन कीजिए ना। आप लोग रेगुलर लाइफ वाले लोग हैं, आपको सोने में देरी हो रही होगी, कीजिए ना। फोन तो करूंगा ही करूंगा, छोड़ थोड़ी ना दूंगा। लेकिन अदालत में गवाह के रूप में क्या बताऊं? वो तो बड़ा आसान है साहब। इतना ही तो कहना आपको, फल्ला फल्ला तारीख को फल्ला फल्ला बजे मैं सो रहा। इतने में धम से आवाज। मैंने बत्ती जलाई, उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाय द वे, तुम उस वक्त कहाँ थे? आपके पलंग के नीचे। आगे आप कहेंगे, फिर मैं जाके सो गया। अचानक से फिर से धमकी आवाज, जैसे कुछ सामान गिरा। मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई तो एक खतरनाक आदमी मेरे सामने खड़ा, जैसे मुझे खा जाएगा। इसने कहा, खबरदार अल्लाह बुला किया तो वरना फ्लावर पॉट तुम्हारे सर के टुकड़े कर देगा। मैं डर गया, चुप रहा। फिर ये खतरनाक आदमी मेरे घर की तलाशी लेता रहा। लेकिन जैसे ही ये किचन की ओर गया, दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन किया। जज साहब, ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अच्छा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। स्टोरी तो बनानी पड़ती है ना साहब। अब देखिए, चोर है तो भूखा नजर से देखेगा, मारने की धमकी भी देगा। फिर चोर पकड़ा जाता है तो पकड़ने वाले की होशियारी और चालाकी का जिक्र, और फिर वो आखिरी अपील, ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चुप रहो, झूठ है ये सब। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है ना साहब। अब देखिए, आपको भी तो हर मुकदमे में दो स्टोरी सुननी पड़ती है। एक सरकारी वकील की, एक बचाव के वकील की। एक कहता है किया, दूसरा कहता नहीं किया। एक कहता है मारा, दूसरा कहता नहीं मारा। और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी।
अब मेरे मामले में तो कोई स्टोरी नहीं है, जब नहीं होती तो बनानी पड़ती है ना साहब। सरकारी वकील तो स्टोरी बनाए। हाँ, आपको जो स्टोरी बनानी है बना लीजिए, मैं अदालत में ऐसे सर ही लाती हूँ। अपने दोस्त लोग वहां इंतजार कर रहे हैं साहब, आपका भी बहुत टाइम ले लिया। फोन कीजिए ना साहब, 100821743 पुलिस कमिश्नर से। नहीं मैं ठीक हूँ। कहा ना बैठ जाओ। ठीक है साहब। ऊपर बैठो। वन जीरो जीरो एंगेज है। वो तो हो गई, आप 217435 करिए ट्राई। नो रिस्पॉन्स। एक नई मुसीबत है, लगता है सो गए हैं। आपके पास गाड़ी है? नहीं। जज हो के आपके पास गाड़ी नहीं है? बस से जाते हैं? नहीं, ट्रेन से जाता हूँ। गाड़ी की तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आइडिया आ गया था साहब, अगर आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते। यहाँ से काफी दूर है, वरना पैदल चलते। नहीं। आपको ये तो टैक्सी पकड़ूं। विश्वास कीजिए साहब, मैं भागूंगा नहीं। बैठो। लेकिन कहा ना बैठो। एक बार फिर फोन ट्राई कीजिए ना साहब। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। हैं? तब तक मैं क्या करूंगा? जो कुछ पूछता जाऊं उसका जवाब दोगे? अदालत की कार्रवाई? नहीं। तो कहा ना, जो कुछ पूछता जाऊं इसका जवाब दोगे? साहब बुरा ना माने तो एक सवाल मैं पूछूं? पूछो। आप इस घर में अकेले? चाची जी, मेरा कहने का मतलब है, अब समझ नहीं आता क्या कहूं उन्हें, चोर हूं ना। वो नहीं है। बीमार थी? वो आज से 5 साल पहले ही। बीमार? नहीं, लड़के का जाने का गम नहीं सह सकते। बड़ी दिक्कत होती होगी ना साहब? नहीं, कुछ खास नहीं होता। नौकर है, रहता है दिन भर, रात को चला भी जाता है। बड़ा अकेला महसूस होता होगा ना साहब आपको? सवाल पूछने जा रहा था मैं और पूछने लगा तुम। किचन में सामान हो तो एक कप चाय। बड़ी बेशर्म आदमी हो तुम तो। अच्छा बना लो। मैं किचन का दरवाजा बंद कर दीजिए पीछे से आकर। क्या मतलब? पुलिस के आने पर खोलेंगे तो बात जम जाएगी ना। पुलिस के आने तक तुम किचन में क्या करोगे? और क्या करूंगा, चाय बनाकर पीऊंगा, कुछ खाने का होगा तो खा लूंगा, फिर भी पुलिस नहीं आई तो सो जाऊंगा। तुम चोरी जैसे बात को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? अब आदत पड़ गई है साहब, क्या बताऊं। 11वीं चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। एक बार ऐसे हुआ साहब, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ, वो चोरी मैंने एकदम सिस्टमैटिक ढंग से की। हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ना साहब।
तो अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। अब हर आदमी सही जगह पे थोड़ी ना होता है साहब। तो मैंने बहुत प्लानिंग की, फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। आया तो था बम्बई हीरो बनने, बन गया घरेलू नौकर। तो मैंने उसे एक 5 स्टार में ले गया, बहुत खाना खिलाया, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। उसके बाद हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चोरी के माल में 50-50। नौकर ने बोला काम ढंग से हो गया तो अपन खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। अपन ने कहा बन जाओ। अपने बाप के कह जाता है, अपन को तो मतलब है अपने 50% से। साहब फिर नौकर खुला, उसने वो रहस्य बोला, किचन के अंदर लॉफ्ट के नीचे, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना साहब, 20 लाख रुपए नोटी नोट। तो जब नौकर को ये बात पता थी तो उसने क्यों नहीं चुरा लिए खुद रुपए? हिम्मत साहब, हिम्मत। हिम्मत होती तो वो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना रहता। तो उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। नौकर ने बताया कि मालिक अमुक तारीख को एक पार्टी में जाए। पार्टी में जाने का मतलब रात के कम से कम 2 बजे। उस समय उसकी घरवाली और इकलौती लड़की कश्मीर गए होंगे। बस सूना घर, हर खिड़की दरवाजे खुला था और बात बन गई। मैं सीधा किचन में पहुंचा और उसके बाद लॉफ्ट के नीचे का हिस्सा, जानकारी पक्की थी साहब। मैंने खोदा, उसमें से बड़ा सा स्टील का कैबिनेट दिया। अब स्टील का कैबिनेट वगैरह खोलना तो अपने भाई हाथ तक के था। तो कितने रुपए थे? गिनता कौन है, लेकिन थे सब 100 के नोट। तो इसके बाद तुमने क्या किया? लीजिए, आपको भी मजा आने लगा। चोरी, बलात्कारी, हत्या और पॉलिटिक्स, इनके बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता आजकल। फिर सूटकेस में नोट भरे, समय था तो फ्रिज से एक बोतल निकाल के बियर बोतल पी, चीज खाई। फ्रिज में इतना सामान पड़ा था, भाई साहब क्या बताऊं साहब। फिर चलने को बस नहीं गड़बड़, प्लानिंग का बाजा बज गया। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी पिए हुआ था, अपनी किसी नई फिल्म का गाना गुनगुना। तो इसके बाद क्या हुआ? मैं सटकने की तैयारी में था, उसने मुझे देख लिया। उसने बिल्कुल आपकी तरह कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा तो फंस गए, तरकीब निकालनी चाहिए। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा चोर। उसके होश फाख्ता हो गए, वो चीखने को ही था चोर चोर चोर। मैंने कहा चुप। मैंने कहा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये 20 लाख उनकी नजर में आएंगे, पूछेंगे कहां से आए, क्या जवाब दोगे? साहब मैंने तो दुब्बल मारी, पता नहीं मेरी बातों का जादू कैसे चल जाता है। इस बार एक अखबार में मैंने पढ़ा था, ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी होती है तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखवाते हैं। तो क्या वो चुप हो गया? उसने ऐसे किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करी। मैं अंदर था, मैंने कहा ओ भाई, हाँ अदालत में बताऊंगा तुम्हारे यहाँ से 20 लाख रुपए की चोरी करी है, चोरी की पूरी कहानी सुनाऊंगा। ये सुनकर उसने दरवाजा नहीं लगा, मुझे इज्जत से बाहर बुलाया। मैं भी अकड़ कर बाहर आया, कहा मेरे जेब में रिवॉल्वर। ऐसी डेंजरस चीज में रखता नहीं साहब, सिर्फ धमकाने के लिए। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? आपके घर में आने का मकसद तो जल्दी से जल्दी जेल जाना है ना साहब, आपको धमका कर क्या फायदा। फिर आगे क्या हुआ? उसने किया होगा ना पुलिस को फोन? फोन के अच्छा दिलाए, आप कीजिए ना फोन साहब, 100 या 2174335। पहले अपनी बात पूरी करो। मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है ना साहब? हाँ। फिर हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम क्या था, साला महल। सॉरी साहब, वो गाली निकल, मैं बहुत देर से टालने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे कहा सूटकेस मुझे दे दो, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा, तुम जेल जाने से बच जाओ। अच्छा, उसने ऐसा कहा? मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया साहब, एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे हैं। मैंने कहा हिम्मत है तो फोन करो फोन, मैं माल से अरेस्ट होना जाना चाहता हूं। आने दो पुलिस को, आएगी तो 20 लाख चोरी की रिपोर्ट लिखेगी, फिर आएगा अखबार में, फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, पूछेंगे 20 लाख कहां से आए, क्या जवाब दोगे? तब क्या हुआ? उसके माथे पर पसीना आ गया साहब, हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ गया अब साला
फंस गया, नहीं छोड़ो। मैंने कहा तुम फोन नहीं करते ना, मैं फोन करता हूँ पुलिस। मैंने कहा जेल जाने से डरता कौन है, मैं इधर पुलिस इंस्पेक्टर और इधर इनकम टैक्स वाले को फोन करूँ। हाँ, इधर मैं अंदर तो उधर तू अंदर। तब उसने क्या कहा? साहब, उसने कहा लेट्स कॉम्प्रोमाइज यार, यानी हम समझौता करें। इतनी अंग्रेजी मुझे आती है, कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? उसने कहा 5,000 रुपए लो और चुपचाप चले जाओ। हाँ, अब तो मान गए। ऐसे कैसे मान जाता साहब, मैंने कहा कम से कम 5% तो होना चाहिए था। मैं जानता था वो देगा, उसका बाप भी देगा। तो क्या उसने दिए तुम्हें 1 लाख रुपए? दिए कैसे नहीं साहब, वो अटैची थी, अटैची खोली मैंने, 1 लाख रुपए निकाले, जेब में डाले, फोन का तार काटा और गुड नाइट बोलकर बाहर आया। तो मुझे बिना चोरी के मिला रुपया 1 लाख। तुमने चोरी की? साहब उसने क्या किया था, बिजनेस। चाय वाली बात रह गई, चाय आप फोन कीजिए। फिर तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? मैं जानता था आप ये सवाल पूछेंगे, यानी स्टोरी फिर फ्लैशबैक वाली स्टोरी से साहब मैं तो बहुत बोर होता हूँ। कहानी वो है जो आगे बढ़े, हिस्ट्री वो है जो पीछे जाए। अच्छा ठीक है, बना लो। आपके लिए भी? हाँ हाँ, उधर ही है। आप कुछ चीनी लेते हैं? नहीं लेता हूँ। फोन लगा? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं। मलाई खा लो थोड़ी सी। खा लो। उसे रहने दो वहीं पे। कर रहा हूँ कोशिश। बिस्कुट खा लो सर। खा लो। हेलो हेलो, कौन? किरण वाला? नहीं नहीं, यहाँ कोई किरण वाला नहीं। नहीं नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। किसका टेलीफोन था साहब? रॉन्ग नंबर। अपना नंबर? नहीं लगा। ये पुलिस वाले आज सो गए हैं क्या? चाय अच्छी बनी है। होनी भी चाहिए, पूरे साल भर का तजुर्बा है। क्या मतलब? अब आप कब तक सुनेंगे साहब, ये फोन लग जाता तो आपको भी छुट्टी मिलती ना। तो फिर तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया? मतलब आप सचमुच जानना चाहते हैं? अदालत में इतने चोरों छुक्कों का बयान तो सुनते हैं ना साहब। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उन 1 लाख रुपयों को किया क्या, बताओ। 50,000 तो उस नौकर को दिया, प्रॉमिस था सर, प्रॉमिस। आखिर अपना भी कोई उसूल है। क्यों? तुम्हारे मन में कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आया क्या? क्यों आता? 50,000 रकम के बावजूद? अब कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है? मैंने 500 रुपए की चोरी करी,
तो भी 6 महीने, 20,000 की चोरी करी तो भी 6 महीने। चोरी तो चोरी होती है ना साहब, वैसे ही बेईमानी बेईमानी होती है। अब एक बार हुआ है कि ये पहले तो मुझे 1 लाख रुपयों के बारे में बताओ। आप अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। ये किस्सा जरा लंबा है, क्या करेंगे सुनकर। कहा ना, मुझे सुनाओ। देखिए साहब, अगर आप मेरे किस्से ऐसे सुनते रहे तो अदालत में आपकी गवाही पे असर हो जाएगा। हो सकता है आपको मुझसे हमदर्दी हो जाए, फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी, और यही तो मैं नहीं चाहता ना साहब। मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बताओ। आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। फिर आपको उससे कोई तजुर्बा नहीं साहब। गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। अब एक बार हुआ है कि मैं घर में घुसना ही पड़ता है। आसपास देखा तो साला घिसा पिटा फर्नीचर, किचन में एल्यूमिनियम के 4 बर्तन, खिड़कियों में सूखते कपड़े। मैं सीधा बेडरूम की ओर गया। लोगों से सुना है कि लोग अपना असली माल बेडरूम की किसी स्टील की अलमारी में रखते हैं। तो फिर तो तुम वापस चले आए हो। मैंने बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से स्त्री और पुरुष की आवाजें आ रही। वो पति पत्नी होंगे। यही तो जजमेंट गलत हो गया ना आपका साहब। दरअसल बात ऐसी कुछ थी कि आपकी उम्र, आपका ओहदा, वो कैसे कहूं, समझ नहीं आता। कहो ना। बात मैं आपको 50,000 के बारे में बताता हूं। तुम बताते क्यों नहीं हो? अंदर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी? बात थोड़ी बद्दी है साहब, लेकिन आप तो रेप केस के कई मामले सुनते हैं, शायद आपको बद्दी ना लगे। तो पुरुष कह रहा था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का तो खुदा भी इंतजाम करे। देखो ना कैसे तुम्हारे मर्द की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना ये जन्नत का सुख कहां से मिलता। इस पर औरत ने कहा, सर। क्या कहा? मेरे डैश डैश, मेरे डैश 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 डैश। ये डैश 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 क्या है? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं है साहब। मैं सुनना चाहता हूँ, अभी भी इतना कोई बुढ़ा नहीं हुआ। सुनना ही चाहते हैं तो। औरत ने कहा, मेरे राजा, मेरे बालम। उसने आगे कहा, वो तो साला बस यूं ही है, दारू पी के आता है और अपने दोस्तों को सुनाता है कैसे सारी औरतें उसके पीछे मरती हैं, अपनी कमजोरी छुपा के अपनी मर्दानगी के किस्से करता है। राजा, मुझे सुख दिया। और ये सब बातचीत चल रही थी और तुम वहां चुपचाप सुन रहे थे, हैं? ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत कौन नहीं सुनेगा साहब, चोरी तो अलग ही रहती है। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर तुम चोरी कैसे कर सकते थे? यही तो जनरल नॉलेज काम आती है ना साहब। देखो, बातों से क्या पता लगा, वो औरत पास ही के किसी मकान में रहती है, उसका मर्द नपुंसक था। ये आदमी उसे साड़ी पहनाता, जेवर पहनाता, फिर श्रृंगार करता। तो ये जानकारी का क्या फायदा? फायदा साहब खाना था साहब, मतलब अभी थोड़ी देर में वो बाहर आता, अलमारी जैसी खुली छोड़ता, फिर उस औरत को पहुंचाने उसके मकान जाता। मेरे लिए मौका अपने आप बन जाता। तो क्या तुम्हारा अंदाजा सही निकला? बेशक, दोनों बाहर निकले, दोनों हंसते खिलखिलाते बाहर निकले। मैं एक और दुबक गया, सीधा कमरे के अंदर, गहने उठाए, कमरे के बाहर करीब 15,000 का माल था। लेकिन इसमें गवाही से क्या फर्क पड़ा? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा कैसे नहीं गया साहब, उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, गधापन आगे बढ़ा, उसने ऊपर तक हल्ला मचाया। अब पुलिस को तो आप जानते ही है ना साहब, जिसको पकड़ना चाहती है पकड़ ही लेती। चोरी का माल बेचते समय में पकड़ा गया। लेकिन गवाही से इसमें क्या संबंध है? अरे गवाही देने से पहले उस औरत का मर्द मुझसे हवालात में मिलने के लिए आया ना। अच्छा, वो मुझसे कहने लगा, भाई मेरी इज्जत बचाओ, समाज की निगाह में मैं गिर जाऊंगा, मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी।
भाई तुम मेरी भाई भाई तुम मेरी औरत और उस मर्द की रिश्ते के बारे में अदालत में कुछ मत कहना भाई। नाहक उस औरत पे गैर वफादारी का एक मुकदमा और चल जाता। मैंने भी सोचा अगर एक नपुंसक मर्द धोखा देकर एक औरत से शादी करे तो उस औरत ने धोखा देकर देह का सुख उठा लिया तो क्या बुराई की। वो हरामजादा। मुंह से गाली निकले तो कितनी राहत मिलती है ना साहब। खैर मैं क्या करता, सजा तो उतनी होती जितनी बताने पर होती। मैंने जिक्र ही नहीं किया इस सबका। अदालत में झट से स्टोरी बना के सुना दी। सरकारी वकील भी खुश, जज भी खुश, मियां बीवी और यार भी खुश, चारों ओर खुशी 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 खुशी। लेकिन तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, तुमने हलफ उठाया था। ये आपकी हलफ भी बड़ी मजेदार चीज है साहब, इससे तो मन का रासा डर भी निकल जाता। शट अप। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना साहब, आप मेरी बात मत सुनिए, आप फोन कीजिए। अब तक तो कोई ना कोई जाग ही गया होगा। क्या बात है जज साहब, इतनी देर आज जाग रहे हैं? हाँ बस यूं ही। लगता है कोई व्यवहार है। आज की ताजा खबर सुना दूं आपको। एक दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है। वो दवाई कंपनी न जाने कैप्सूलों में कोई बेसन जैसी कोई चीज भरकर बेच रहे थे। उसे खाकर न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। सुनते हैं उन्हें अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट में गिरफ्तार किया गया और जमानत पे छोड़ भी दिया गया। ठीक है, कल अखबार में पढ़ लूंगा। हाँ? ये साले समाज के दुश्मन, इन्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। मैं क्या कह सकता हूँ? लगता है आपके कोई पुराने परिचित आए, वरना आप इतनी देर तक तो कोई जागते नहीं। गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। साहब आपका पड़ोसी है? हाँ, साथ में पत्रकार भी हैं। क्या अखबार वाले कमाल के लोग होते हैं साहब। एक बार ये लोग चले आए जेल में। क्या? जेल में? यानी जेल के हालात पता लगाने। कहने लगे कैदियों के हालात के बारे में पूछना चाहती हैं, अखबारों में छापना चाहती हैं। तो फिर क्या होगा? अब आप हर बात जानना क्यों? बस साहब हमारी वर्दियां धुली, चकाचक दाढ़ियां बनी। वाह साहब क्या सफाई हुई थी उस दिन, एकदम जेल की काया ही बदल गई, संडास वगैरह। अब उस दिन का खाना साहब याद रहेगा। फिर हमारे जेलर साहब आए, उन्होंने हम में से एक मुखिया चुना, कहा यही तुम लोगों की तरफ से बात करेगा। हमने भी कहा करे बात, अपने बाप का कह जाता है। और साहब उसने बात की, बातूनी तो था ही साहब। इस जेल के इंतजाम का वो नक्शा खींचा कि पर हर कई साला एक विभीषण निकल ही आता। असलियत टिका दी अखबार वाले को उसने, अगले दिन वो भी छप गया। फिर तो हफ्ते बाद चौकसर निकाली गई साहब, चौकसर निकाली गई। खैर तुम तो बात को भटकाने में बहुत बड़े उस्ताद हो। मुझे ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? वो तो बताऊंगा ही साहब, भागे थोड़ी ना जा रहा हूँ। एक बात आपसे पूछूं? पूछो। साहब ये दवाई वाली कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। अब इन लोगों ने कैप्सूलों में बेसन जैसी चीज भर के बेच दी। हो सकता है हजारों लोग मर गए होंगे। अब इनको मर्डर के लिए यानी दफा 302 में गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा साहब? गिरफ्तार पुलिस करती, अदालत नहीं करती। और जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता, हर आदमी बेकसूर है। ये दवाई वाली कंपनी तो बहुत बड़े लोग हैं साहब, बहुत पैसे वाले लोग हैं, फिर बेईमानी क्यों करते हैं? हम जैसे सरीके चोर नहीं। मैं मानता हूं मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू करी, लेकिन गरीबी भी मेरी बनाई हुई नहीं थी साहब। गरीब अपनी पसंद से गरीब तो नहीं होता ना। लेकिन ये लोग, ये इनके पास तो बहुत पैसा है, आलिशान बंगलों में रहते हैं, रेस खेलते हैं, स्कॉच पीते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। फिर ये लोग पैसों के लिए किसी की जान लेने पर क्यों उतारू है साहब? ये तो मर्डर है, मर्डर।
मैं इन मामलों में तुमसे बहस करना नहीं चाहता, समझे? हम कानून के बाहर नहीं जा सकते। Look at this fish. वो क्या कहते हैं साहब, इसमें सजा कितनी है? गुनाह साबित हो गया तो कम से कम तो 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारी जितनी कमाल है भैया। हम छुरा रखते भी डरते हैं और ये कत्ल करते हैं मगर खून का कतरा तक नहीं टपकता। ये बताओ कि तुमने 50,000 रुपयों में क्या किया? साहब आप मेरे सवालों को टाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये कैसे कैसे वकील लोग लगाते हैं। ये वकीलों की कौम भी एक ही कौम है, साली जानती है कि मर्डर हुआ है, कानून कहाँ से ढूंढ के लाएगी कि कहा ना, मैं इन सवालों पे बात करना नहीं चाहता। बात तो मैं भी नहीं करना चाहता साहब, लेकिन दिमाग है तो सवाल उठेंगे ही। अब साहब एक बार क्या हुआ, एक पटेल मर्डर केस में बाहर आने लगा। जानते हैं मिठाई बांटी उसने अपने दोस्तों को, पता क्या था? अब इस रघु का काटा और निकाल लेना। तुम इन मामलों में चुप रहोगे या नहीं? चुप हो गया साहब। लीजिए, ये वकील लोग जब से आए हैं इन्होंने दिमाग ही खराब कर दिया हमारा। इन्होंने लीजिए साहब 2 बज गए, आप फोन कीजिए ना, और ना अदालत में आपसे पूछा जाएगा कि चोर कितने बजे घुसा आपके घर। अगर आपने कहा 1 बजे घुसा तो वो पूछेंगे 2 बजे तक क्या करता रहा। आपके लिए झंझट खड़ी हो जाएगी साहब, आप कर दीजिए ना फोन। दोनों नंबर एंगेज्ड है। लाई मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पे भरोसा नहीं है? वैसी बात नहीं साहब, किसी किसी के हाथ में गुड़ होता है ना। तुम चुपचाप बैठो और ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया? आपकी याददाश्त बहुत पक्की है साहब, और आप कोई बात भूलते नहीं। तो सुनिए। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? वैसे आप 12 बजे के बाद तक अभी जागते नहीं? कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात तो नहीं, बस नींद नहीं आया तुझा टीचर आर्टिकल ही का डालूं। वैसे बंबई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। कौन सा? यही कि कुछ बिल्डर लोग लोगों का पैसा मार रहे हैं, और ब्लैक के पैसे की रसीद ना हो तो गरीब आदमी करे तो करे क्या, दमदारी कर नहीं सकता। और ये बिल्डर लोगों ने गुंडे पार रखे हैं 100 अलग। अच्छा हो जैसा आपने अपने साथ में कर ले लिया, वरना आप तो किया भी क्या जा सकता है भाई? देखा तो कार्बन पेपर नहीं था, अगर आपके पास हो तो, अगर आप सोए हो तो तकलीफ नहीं देता आपको मैं। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तो दे दीजिए। लीजिए। धन्यवाद। लगता है आपके और आपके मेहमान की बात लंबी खिंचेगी। आप कहें तो 2 कप कॉफी। जी हाँ, भिजवा दीजिए, तकलीफ ना हो तो। नाइस, आपके मेहमान काफी जिंदा दिल नजर आते हैं। आता हूँ। पेपर वाला ऐसा हो। तो क्या हुआ? ये पेपर वाला लोग बहुत गड़बड़ होता है साहब। कैसे? अब देखिए ना, आप मुझे फोन करके अरेस्ट कराएंगे, जज के घर में चोरी हुई तो पेपर में आएगा, अपना नाम पेपर में आता ही आता है साहब। कहना क्या चाहते हो? साहब ये आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है, आपने भी इनकार नहीं किया। अगर कल ये पेपर में छाप दे कि उसने जज को चोर के साथ कॉफी पीते हुए देख लिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना साहब। नहीं नहीं नहीं, वो वैसा नहीं करेंगे।
पेपर वालों का कोई भरोसा नहीं है साहब। लेकिन आदमी भला लगता है, पड़ोसी का ख्याल रखने वाला। तुमने उन 50 रुपयों का क्या किया? लगता है फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा तो फोन नहीं लगेगा। 50,000 रुपए, वो भी बिना चोरी किए। एक चोर की दौलत दूसरी चोर की जेब में। पैसा मिला तो साहब सबसे पहले मन की भड़ास निकाली, एक बड़े से होटल में जाके लंच किया, सूट पहना, गाड़ी को 10 रुपए टिप, सूट और टिप, बस सलाम पर सलाम। साहब ये अंग्रेज लोग सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए, एक बार इसे पहने, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो बड़ा, बस जेंटलमैन, रोज 5 स्टार में जाने लगा। आप गए वहां कभी? नहीं। नौकरी पेशा आदमी के लिए वहां जाना थोड़ा मुश्किल है। होटल में जाने के बाद लगा अपन को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी मेरा अंदाजा सही निकला, तुम्हारे दिमाग में जेंटलमैन बनने की बात आई, मतलब भले आदमी। भला आदमी आप किसको कहते हैं साहब? कानून में तो उसका बयान नहीं है। यानी कानून भी उसको बयान करने के लायक नहीं समझता। नहीं, जो कानून को माने वो भला आदमी। नहीं साहब, मैं भला आदमी उसको मानता हूं जो बस अपने काम से काम करे, किसी झंझट में ना पड़े, जो सब कुछ जानते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता है। भला वो आदमी है जो जो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये जो लोग मास्टर वगैरह दफ्तर में काम करने वाले लोग जिनको गुस्सा नहीं आता। क्यों? तुम भले आदमी नहीं बनना चाहते? मैं जेंटलमैन बनना चाहता था साहब। तो बने कि नहीं? बना क्यों नहीं साहब, लेकिन उसी जोश में मारा गया। कैसे? ये अखबार वाला कॉफी लाने में देर कर रहा है, इतनी में तो खाना बन जाता साहब। तो मेरे हेडे की कॉफी की क्यों याद आ रही? तो साहब उसके बाद 2-4 दिन मौज मस्ती करने के बाद लगा कि कुछ ना कुछ काम किया जाए। फिर क्या किया साहब, मैंने क्या किया, सोचा एक धंधा करता, फर्नीचर का धंधा। बढ़ाई करी की कुछ ट्रेनिंग ली थी जेल में, लेकिन यहाँ बॉम्बे में तो फेमस हो चुके थे, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले भी बराबरी से बात करते। सोचा किसी नई जगह चले जाए, और मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में पहुंचा। यानी एग्जैक्टली कहाँ? और कहा साहब, भोपाल। क्या शहर है साहब, क्या शहर, क्या जुबान है लोग, कर रही है जा रही है। अपनी जुबान तो वहीं जाके सुधरी, वरना ये बम्बई की जुबान खली पिली बुम्मड़ तक। तो भोपाल में जाकर तुमने क्या किया? ये अखबार वाला लगता है भूल गया कॉफी की बात। तुम ये रह रहे कि कॉफी की याद क्यों आ रही है? इसी को तो चुलक कहते हैं ना साहब, एक बार आ गई बस दिमाग उसी में फंस जाता है। ऐसा करते हैं, मैं बना लेता हूँ कॉफी, दूध बचा है। वैसे भी आप फोन तो भोपाली किस्सा सुने बगैर करेंगे नहीं। बना दो। जी साहब। कॉफी पीते से ही देखा है किस्सा कैसे फर्राट गार्डन से निकलता है। कहाँ ना जाओ, कॉफी बना लो। लगता है आपके मेहमान चले गए। वो माफ करना, दूध जरा फट गया, वरना कॉफी तो बनी गई थी। नहीं, आप आराम कीजिए, सोइए। आपके फ्रिज में दूध है तो आराम कीजिए। मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से भी चल जाएगा। मैं तो आपके और आपके मेहमान के बारे में सोच रहा था। तो अभी आप जाएंगे? फीचर कुछ अच्छा चल पड़ा है मेरा, बड़ी दौड़ धूप करके मैंने टैग इकट्ठा करे हैं। देखिएगा छपते ही धमाका होगा। लगता है बिल्ली है, उस हरामजादी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा है। हाँ, तो आप परेशानी से आप कहाँ तक बच सकते हैं? बात तो सही है। सुना है आप उस मुकदमे का फैसला सुनाने कल? हाँ। तो कल मैं पक्का आपके अदालत में आऊंगा। आइए। अच्छा, गुड नाइट। अच्छा
सदा फराहम कीजिए। जैसा गुड नाइट बोलना भूल गया था। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी पी के देखिए साहब, मजा आ जाएगा। तुम हर बात में इतना नॉन सीरियस क्यों हो? सीरियस होके भी क्या होता है साहब, फिर वही डाके तीन बात। जीना तो है ही, रोकर जी हंस के, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वो भोपाल में वो तो बात रही। हाँ, भोपाल वाली बात। तो भोपाल में अपने रसूल भाई मिले, क्या दानेदार आदमी है साहब। जुबान क्या है, बस मिश्री टपकती है, मिश्री। 3 साल के लौंडे को आप कहता है। तो रसूल भाई ने पूछा, धंधा करोगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो तुमने किस चीज का धंधा किया? हमने धंधा किया फर्नीचर का। बड़ाई करी की कुछ ट्रेनिंग ली थी जेल में, काम आ गई साहब। हमने अपनी दुकान का नाम रखा आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर। सब कागज अंग्रेजी में छपवाए। अंग्रेजी का वहां बड़ा भक्का है साहब। तो इसके बाद क्या हुआ? धंधा चल निकला। अब सब रसूल भाई की बेटी से माना उनके कनेक्शन, बस धंधा चल निकला, ग्राहक आने लगे। लेकिन साहब अपन ने अपनी जेंटलमैनी कभी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट में। सूट में रहो तो साहब वो दुकान भी फॉर्म लगने लगती है ना। बड़े बड़े लोगों में बेजोर होने लगा साहब। एक चीज देखिए, पैसा हो तो लोग पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भूल जाते हैं। तो फिर तुमने वो धंधा क्यों छोड़ दिया? अब आप कहानी का एंड सुनने के लिए उतावले हो गए हैं साहब। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। तो बिना रोमांस की भी कोई स्टोरी होती है क्या साहब? धंधा चल निकला, अब वो कैसे? रसूल भाई के कनेक्शन। तो नेगेटिव पॉजिटिव बात में उसने वहां के आदिम जाति कल्याण वालों को भिड़ाया। आदिम जाति कल्याण तो आप समझते हैं ना? ट्राइबल वेलफेयर। बिल्कुल सही। तो उनको जरूरत थी तक पोषो। उनके हॉस्टल चलते हैं ना साहब, तो उनके लिए एकदम 5000 तक पोष। अब रसूल भाई अपने न जाने क्या कनेक्शन फिट किया कि ऑर्डर हमको मिला। फिर तक बने ना बने साहब, हमको 1.5 लाख का फायदा। और जब उधर चोर और इधर भी चोर, फायदा ही फायदा है ना साहब। फिर एक ऑफिसर के यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ और वहीं से शुरुआत हुई रोमांस के साथ, उसकी बेटी के साथ। उसका नाम था रागिनी। अब रागिनी के आते से ही क्या बताऊं साहब, ऐसा लगा कि जिंदगी का सुर ही बदल गया। हमेशा सोचता हूँ ऐसा कहेगी तो क्या कहूंगा, वो ऐसा कहेगी तो मैं क्या सोचूंगा। हम लोग घूमते फिरते पिछड़े देखते, ऐसा लगा किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया हो जिंदगी में। और साहब ये अल्फाज मेरे नहीं है, किसी शायर के। और भोपाल तो है शायरों का शहर है। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं? अब साहब आप भी आखिर में हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी कोई फिल्म तो नहीं ना साहब। हमारी शादी करीब करीब तय हो गई, तैयारियां भी शुरू हो गई, जिंदगी कैसे भरी भरी लगने लगी। लेकिन अचानक एक हादसा हो गया साहब। भोपाल में चोरियां होने लगी, बड़े बड़े अफसर और व्यापारियों की तिजोरियां खुलने लगी। बस अखबार वाले चीखने लगे, उड़ा दिया किसी ने, बम्बई की गैंग है। तब क्या साहब, बम्बई की पुलिस आ गई। और तुम पकड़े गए? मैंने चोरी की हो तब ना, लेकिन मैं फंस गया साहब। कैसे? इस समय कौन हो सकता है साहब? देखता हूँ। तार है सर। हाँ, मेरी बेटी आ रही है सुबह की गाड़ी से। आपकी बेटी?
हाँ, टाटा नगर में रहती है। वहाँ उसका पति इंजीनियर है। बाल बच्चे भी? 2 है छोटे छोटे। चलिए, ये अच्छा हुआ साहब, आपका सूनापन दूर होगा कुछ दिनों के लिए। हाँ, पूरे 3 साल बाद आ रही है। अब तो बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। बड़े नटखट हैं। जब वो आते हैं तो पूरा का पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। चोर और सिपाही का खेल खेलते हैं। वो बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे की है साहब? सुबह 7 बजे की। तब तो ठीक है, तब तक तो फोन लग ही जाएगा अपना, है ना? हाँ, तो फिर वो तुम्हारी बात तो रहेगी। उसे रहने दीजिए। ये टेलीग्राम आने के बाद तो आपका ध्यान बेटी की ओर जा रहा होगा, जाना भी चाहिए। अरे नहीं, मेरी बेटी आ रही है, वो तो आ ही जाएगी। लेकिन फिर तुमसे बात करने का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अदालत के बाहर पहली बार किसी चोर से बात करने का मौका मिला। आगे शायद कभी ना मिले। तो गैंग बम्बई की थी, अपने ही पुरानी साथी संगी। उन्होंने किसी तरह मेरा पता लगा लिया साहब, कहा हमारा साथ देना होगा। मैंने कहा आप पुलिस में इत्तला कर देंगे तो हम तुम्हारी शादी सब धरी की धरी रह जाएगी। मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं जेंटलमैन की जिंदगी जी रहा हूँ। तो वो चाहते क्या थे? हाँ साहब, उन्हें एक अलग तरीके का सेफ खुलवाना था, नई डिजाइन का। उसे सिर्फ मैं ही खोल सकता था साहब। तुम सेफ खोल सकते हो? इसमें तो मैं कलाकार हूँ साहब, देखेंगे। और हमारे यहाँ तो कोई सेफ ही नहीं है। आपको उसकी जरूरत भी कहाँ है? ये स्टील की अलमारी से ही काम चला लेते हैं। देख लीजिए लॉक ठीक से बंद हुआ है कि नहीं। नहीं, इसमें देखना क्या? ठीक है, देख ही लीजिए एक बार। ठीक है, देख ही लीजिए। ठीक है। अब देखिए कलाकारी। ये वाकई ये तो कमाल है, खुल गया। ताला तो सिर्फ शरीफ लोगों के लिए होता है साहब। अरे आपके नाम है रंगिता के? माफ कर रहा हूँ, बड़ी जोर से अलमारी खुलने और बंद होने की आवाज आई। मुझे लगा कि चोर तो नहीं घुसाया घर में। भला जज के यहाँ घुसने की हिम्मत होगी किसी चोर की? अभी आप सोए नहीं? वो नींद नहीं आया तो चा आर्टिकल पूरा टिकर डालूं। हो गया? जी हाँ, हो गया। छपते ही धमाका होगा, देखिएगा। कोशिश कीजिए, शायद नींद आ जाएगी। आपके मेहमान काफी नजदीकी लगते हैं। लगता है पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। हाँ हाँ, अरे ऐसा ही कुछ। अच्छा। अच्छा। जस्सा, मेहमान साहब, गुड नाइट। हाँ, हाँ मैं भी गुड नाइट ही बोल रहा था आपको। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। साहब ये आदमी बार बार क्यों आ जाता है? इसे नींद न आने की बीमारी है, समझे? और ये सोचता है कि इसके हर लेग से क्रांति मच जाए। लेकिन बात को जो लस्ती जा रही है साहब, ये मुझे आपका मेहमान समझ रहा है। आपने भी इनकार नहीं किया, एक अलग अखबार में छाप देगा। आप बस फोन कीजिए साहब। हाँ, मैं फोन कर देना चाहिए। तो कीजिए ना। फोन तो डेड है। क्या? हाँ, तुम खुद देख लो। एक तो डेड है साहब। अब क्या करेंगे? इस अखबार वाले के फोन से, मतलब घर से फोन नहीं नहीं।
रहने दीजिए, वो भी सोचेगा चोर आपके घर मेहमानगिरी करते हैं। अब इस फोन ने तो मेरा पूरा प्लान ही अपसेट कर दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट जरूर करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। बैठो। तब तो ठीक है साहब, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो, जब तक फोन नहीं लगता तो फिर कर ही क्या सकते हैं। पूछो। साहब, गुनाह और पाप में क्या फर्क है? कानून तोड़ना गुनाह है, और पाप? कानून के भाषा में ये शब्द नहीं आता। कब कहाँ आता है सर? पाप और पुण्य ये दोनों मनुष्य के अपने धर्म के शब्द हैं। जो खुदा का कानून तोड़ता है तो पापी कहलाता है। तब तो ठीक है, मैं गुनहगार सही लेकिन पापी नहीं हूँ। भगवान ने बाल बाल बचा लिया। आखिर बात क्या हुई? इसे रहने दीजिए, वो भोपाल वाली बात बताता हूँ। नहीं, पहले इसे ही कहो। इसे सुनकर क्या करेंगे साहब, आप भोपाल वाली बात सुनिए। लेकिन मेरे सामने दो सवाल, अगर दोस्तों का साथ ना दूं तो पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे, अगर साथ दूं फिर वही पुरानी जिंदगी। आखिर मैंने सोचा एक गुना और सही, शायद आखिरी गुना, सेफ खोला। साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, सोने की बिस्कुटों और पैसों से भरा पड़ा और घर किसका था? समाज सेवक का। उस दिन लगा समाज की सेवा करने से अच्छा और पाक धंधा कोई दूसरा नहीं। और इसके बाद तुम पकड़े गए। मुंबई की पुलिस को एक भी मिनट नहीं लगा साहब पता लगाने में कि ये चोरी किसकी हो सकती है, मतलब कलाकारी। ओ, मैं अदालत में चीखता रहा, हमने कई लाखों की चोरी करी है। कोई माने तब ना, यानी वो इतने पैसों का। तुम्हारी वो रागिनी का क्या हुआ? मैं क्या जानूं, लेकिन उन दिनों की आज बाकी जिंदगी जीने के लिए काफी है साहब। साहब, वो जो कल आप फैसला सुना रहे हैं उसमें क्या हुआ है, गुनाह या पाप? कल जो फैसला सुनाना होगा उसके बारे में बात करना तुम्हें पता है कानून के खिलाफ है। लेकिन तुम उस फैसले के बारे में तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? फैसला मैं लिख चुका हूं और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी और ये बिल्कुल कानून के अनुसार है। और अगर साहब मेरी बात सुनकर गुनाह और पाप में क्या फर्क है ये सोचने पर आप मजबूर हो जाए तो? क्या मतलब? मतलब मैं उस मामले में बहुत कुछ जानता हूँ साहब, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। क्या जानते हो? यही कि जिस आदमी ने कबूली गवाह दिया है ना साहब, वो खरीदा गया। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? तब रहने दीजिए, आप कल अपना कोर्ट में फैसला सुना दीजिए, शाम को मैं हवालात में रहूंगा ही, आप वहां आकर मुझसे सारी बात पूछ लीजिए। दोनों बातें हो जाएंगी, आपका असूल भी बना रहेगा और आपको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में ही कही जाती है और मुझे उस सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है जिसका संबंध अदालत से बाहर हो। ठीक है, तब तो सारी बात खत्म हुई साहब, आप फोन कीजिए। फोन क्या? तो पड़ोस से लगाइए। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं आपका अदालत में फैसला आने से पहले कोठरी में पहुंच जाना चाहता हूँ, बाहर पता नहीं क्या होगा साहब। चाहे और बात सच ना हो या हो, लेकिन ये तो जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे हो। और एक और बात भी सच है, तुमने कानून नहीं तोड़ा और तुम्हारे पास कोई चीज भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य है। यानी आप जज के साथ साथ इंसान के रूप में भी सोचते हैं? पर इन दोनों को मैं अलग अलग रखता हूँ। क्या इन दोनों को अलग अलग रखना आसान है? तुम चोर होकर इतनी बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? और आप जज होकर भी इन बुनियादी सवालों की ओर जाना नहीं चाहते? खैर, मेरे मन में आपके लिए गहरी इज्जत हो चली है जज साहब। आखिर आप लोग कहीं तो पक्के हैं, लेकिन मैं हम लोगों का क्या? समझा नहीं? अब हम लोगों के सामने तो दोनों सच्चाइयां आती है ना, हमारी दुनिया की और अदालत की। अब आपने देखिए बार बार ये पूछा, तुमने उन 50,000 रुपयों से क्या किया?
क्योंकि इस कहानी में सस्पेंस है। चोर के पास 50,000 रुपए। आपने एक बार भी ये नहीं पूछा साहब कि तू चोर बना कैसे, तुमने कैसे शुरुआत करी। आपको असल में यहां से शुरुआत करना चाहिए। आपको अपने आप समझ में आ जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। मैं सारी जिंदगी की लड़ाई तो लड़ता रहा ना साहब, मेरे हाथ से गुनाह भले हो जाए लेकिन पाप कभी ना। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, बताओ तुमने पहली चोरी क्यों की? एक शर्त पर बताऊंगा साहब। कैसी शर्त? फिक्र मत कीजिए, सवाल आपके फैसले से जुड़ा नहीं होगा। आपकी दिक्कत समझता हूँ, लेकिन सवाल होगा जरूर, और उसका उत्तर मैं आपसे एक साधारण इंसान के रूप में चाहूंगा साहब। वैसे तुम्हारी कोई शर्त मानने के लिए मैं तो मजबूर नहीं हूँ, पर फिर भी कोशिश करूँगा। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। अच्छा, तुम पढ़े लिखे हो क्या? सवाल ये है कि कैसे आप भी सोचते हो बड़े लिखे हो फिर भी चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? आपने भी ये बात कही होगी एक आध बार कहीं ना कहीं। हाँ कहिए। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ साहब, पर पढ़ना लिखना जरूर जानता हूँ। और पढ़ बोला ना कहीं तो होता हूँ, अंग्रेजी भी ठाक से बोल लेता हूँ। जेल में गुरु जी की कृपा है। इन स्कूलों से बाहर भी बहुत से स्कूल होते हैं ना साहब, जाना नहीं पड़ता वहाँ। और पढ़ा लिखा आदमी फिर चोर थोड़ी ना होता, वो तो चीट होता है साहब, चीट। और हम चोर लोग चीटिंग वालों को ना बहुत ही ज्यादा घटिया मानते हैं। अब अच्छा ही हुआ वरना चीट होता। साहब एक सवाल पूछूं, आपको कौन बड़ा गुनहगार लगता है, चोर या चीट? जानता हूं आप सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, लेकिन मुझे इन चीटर से सख्त नफरत है। क्यों? अक्सर आपने देखा होगा साहब, ये लोग गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। चोर भी जनता का ही पैसा चुराता है। गरीब आदमी के पास पैसा ही का होता है चुराने के लिए साहब, लेकिन चोर कभी जनता को धोखा नहीं देता। और फिर एक आदमी के खिलाफ गुनाह करे और पूरे समाज के खिलाफ दूसरा आदमी गुनाह करे, कौन बड़ा गुनहगार है? खैर, तुम बात को तो भटकाने में बहुत बड़े चालाक हो। ये बताओ तुमने पहली चोरी क्यों की? साहब मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन दरअसल मैं सवाल को बार बार टाल रहा हूँ, इसमें दम नहीं साहब। आपने कभी सिनेमा की टिकट खरीदी है ब्लैक में? ऐसी वाहियात बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिए, आप कैसे ही खरीदेंगे, फिर आप तो फिल्में भी नहीं देखते। लेकिन तमाशा जरूर देखना चाहिए आपको, उसमें बुराई क्या है? अफसोस की बात तो यही है कि आप लोग अपनी निगाह से कुछ देखते ही नहीं साहब। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ ना साहब, उस समय मैं सिनेमा की टिकट ब्लैक करता था। और उससे पहले? सट्टे का नंबर लिखता था साहब। उससे पहले? झक मारता। और नहीं तो क्या बताऊं साहब। अब ये बताऊं कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई। झोपड़पट्टी में रहते थे। खाने के लाने पड़ गए थे। ये सब घिसी पिटी बातें हैं साहब। सफेद पोश लोगों को बताओ तो सोचते हैं साला नमक मिर्च मिलाकर बता रहा है। टेलीफोन ने नाश मार दिया, वरना अभी तक मैं उधर सोया था। अभी तक आपके और मेरे सामने एक ही सवाल है ना साहब, वक्त कैसे काटा जाए? तो क्या ये गरीबी के किस्से सुना सुना कर बोर करूं? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? ये बातें भी तो शांत होकर कही जा सकती है। आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है साहब। अशांति हुई नहीं कि पटका तोड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। आप नहीं समझेंगे, लिहाज में मेरी क्या हालत हो गई है। 2 घंटे से सिगरेट नहीं पी। अच्छा, अब समझा। तुम सिगरेट पी सकते हो, आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं भी पहले पीता था, लेकिन ब्लड प्रेशर बीमारी का डर। बड़ी खतरनाक बीमारी है साहब, हमारे बड़े सेठ को भी थी। बड़ा सेठ? उस सट्टे वाला बड़ा सेठ।
मालाबार हिल में रहता है एयर कंडीशन बंगले में। दादा लोग उसके नौकर और हम लोग दादा के नौकर। नौकरी साहब सिर्फ सरखान में थोड़ी ना होती है। और वो ब्लैक की टिकट? गाड़ी को पटरी पे लाना अच्छा जानते हैं साहब। तो मैं उस टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। ये बड़ी बड़ी फिल्मों के टिकट हमें पहले ही मिल जाएगा। बस फिर साहब वही अपना सप्लाई डिमांड खेल, 3 का 12, 4 का 10। साहब मैंने अपने इन हाथों से 3 रुपए का टिकट 15 में बेचा है। दादा लोगों का खाना हिसाब करता, रात को मतलब 5 रुपए देता मुझे, आगे का हिसाब देने चले जाता। अब दादा ने हमारे फुटपाथ की जगह भी तय करा दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब प्रेम भाव से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चोरी कैसे हुई? वैसे तो हुई, पर तुम पकड़े कहाँ गए? वो आदमी जब तक कसूर साबित हो जाए तो बेकसूर है। अदालत में कहा जाता है, आप बोलते हैं नहीं, पता नहीं। तो साहब चोर चोर है जब वो पकड़ा जाए ना। और एक दिन मैं भी पकड़ा गया। दादा ने कहा अब तुम्हारे वहां उठाने के मतलब वहां उठाने के दिन आ गए हैं, इस बार वाले और तुम जाओगे। बारी बारी सबको जाना पड़ता है, उनको भी तो अपना रिकॉर्ड ठीक करना पड़ता है ना। यानी सब कुछ? जी हाँ, प्लानिंग से कब तक बच सकते हैं। वालिया बिल्कुल परेशान नहीं था साहब, लेकिन मैं तो जेल के ख्याल से एक ऐसा दाग जो बाद में कभी धुलता नहीं, एक ऐसी तख्ती जो हमेशा गले में लटकी रहती। जब तुम्हें पहले से पता था तो तुम भाग क्यों नहीं गए? भाग कर जाता कहाँ और जाकर करता क्या। अब आप कहे कि भाई मजदूरी कर लेते, लोगों का सामान उठा लेते। जो ईमानदार रहना चाहता है उसको बेईमान कोई बना नहीं सकता। मैंने भी वालिया को यही कहा। वालिया ने कहा अबे अबे हो, ये भी नौकरी है बे, तू और मैं दोनों अंदर जाएंगे, तेरे नाम में 10 रुपए रोज बाहर इकट्ठा होता रहेगा, बाहर आएंगे तो टेंशन ना ले, कुछ रुपया इकट्ठा मिलेगा, फिर हम दोनों ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या है ये सब? ये बातें आपके मतलब ठीक नहीं है। सिर्फ शरीफों की घर की हवा गंदी हो जाती है। मैं सुनना चाहता हूँ। तो साहब वालिया ने शोभा रानी को देख लिया था। वालिया का कहना था शेर का जीना एक दिन। मैं सुन रहा हूँ। शोभा रानी का भाव रहने दीजिए, गंदी बात। सुन रहा हूँ मैं। शोभा रानी का भाव था 100 रुपया सर, 5 स्टार। वालिया उसके साथ एक दिन बिताना चाहता था। अब साहब जेल में तो कलाकारों से मुलाकात हो जाती है, मेरी भी हुई। ये स्टोरी सीधी है, मैं हती मिताई तो हूं नहीं साहब, किससे सुनाई जा रहा हूँ, आप पूछे ही जा रहे, आप फोन कीजिए ना साहब। तो मैं किससे सुनाऊं? हर्ष क्या है? सुनाता हूँ। मेरे पास कोई किस्से ही नहीं है, समझे? जो कुछ है सब दूसरों के। खैर फोन ट्राई करते हैं। मैं आपका साहब तब तक किचन समेट देता हूँ। आपकी बच्ची आ रही है, वो प्यालियां झूठी देखेगी और बर्तन देखेगी तो सवाल पूछेगी ना तरह तरह के। आपकी पोजीशन मतलब गड़बड़ ना हो। आप फोन ट्राई कीजिए। अरे यार अभी तक जाग गए, कमाल कर दिया आपने तो। वो बेबी और उसके बच्चे आ रहे हैं। तब तो एक आध हफ्ते की छुट्टी ले ही लीजिए, थोड़ा बेटी और नाती के साथ वक्त गुजारिए, काम तो होता रहता है। हाँ सोचूंगा। आपके मेहमान गए, वो जरा इधर आइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आइए तो। उधर देखिए, उधर उस सड़क, इधर 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 इधर। हाँ, उस सड़क पे 2 घंटे से वो व्यक्ति खड़ा है और लगातार सिगरेट पिए जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
कि उसकी निगाह जो है मेरे फ्लैट पर है या आपके फ्लैट पर है। खैर आपके फ्लैट पे क्यों ही होगी, आप तो जस्ट है। तो आपके प्लेट पे क्यों होने लगी? क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं ना, और पत्रकार से तो हर कोई नफरत करता है। हाँ, मुझे भी जरा सस्पिशन होता है। उस आदमी की हरकतें ठीक नहीं है। मैं तो कब से सोच रहा था कि पुलिस को फोन कर दूं, फिर सोचा कि आपसे जरूर पूछ लूं। देखिए 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 देखिए, वो दुबक गया है। उसे पता लग गया है कि हम उसे देख रहे हैं। अच्छा, कुछ देर वॉच कीजिए और फिर कर दीजिए पुलिस को फोन। जी 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 जी, आप भी जरा सावधान रहिए। जैसा गुड नाइट। गुड नाइट। उधर क्या देख रहे हैं साहब? आपने फोन किया? बताइए ना साहब, आपने फोन किया ही नहीं? अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है साहब? लेकिन इस बार मैंने तय किया है, इन सालों का भांडा फोड़ करना ही है। सालों ने उस भले आदमी की जान ली, मैं बाहर रह गया तो मेरी भी ले ली। लेकिन अब मैं बाहर रहूंगा कैसे साहब? आप तो मुझे अरेस्ट करा के ही छोड़ेंगे ना? क्या बक रहे हो तुम? भांडा फोड़, भले आदमी की जान? तुम कुछ ठीक से बताओगे? आप जानकर क्या करेंगे साहब? ये सफेद पोश गुनेगार, हम चोर चक्के क्या है के सामने? हम में से शायद बहुत से लोग गरीब ना होते तो चोरी करते भी ना, लेकिन इनके घर में लाखों रुपया सड़ता रहने के बाद भी ये चोरी करते हैं। और फिर इनकी सजा वही जो हम लोगों की। क्यों? ए, ये लोग कौन है और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, ये बताओ। आप जानकर क्या करेंगे साहब? एक ट्रक एक्सीडेंट में अगर मैं एक इंसान की जान ले लूं तो कितनी सी कितनी सजा देंगे आप? स्टॉप इट। हाँ, ट्रक एक्सीडेंट, एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 2000 रुपए महीने का इंतजाम, सब चलता है। आई से स्टॉप इट। चोर होते हुए भी सब मुझे घिन आने लग गया इन लोगों से। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे। लेकिन साहब, एक आध तो ऐसा निकल ही आता है जो जान दे देता है पर इनसे दबता नहीं। जाने क्या तुम बक रहे हो। एक 60 साल पुरानी चौल में आग लगती है, ठीक रात के 3 बजे। 3 मंजिला, सैकड़ों परिवार, 25 लोग आग में जलकर मर जाते हैं। 3 आग बुझाने वाले भी। देखी साहब आपने कभी ऐसी आग? लोग बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं सक रहे, लगते निकल रही हैं उनको। कौन सी आग, कहाँ की, क्या तुम कुछ ठीक से बताओगे? 20 साल पुराना मलबा जलकर राख हो जाता है। 20 साल से रहने वाले गरीब लोग, उनका सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कुछ ही घंटों में गरीब बेघर हो जाते हैं साहब। और फिर एक एक्सीडेंट, कारण का पता लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तुम मुझे कुछ ठीक से बताओगे या नहीं? महीनों पहले से इमारतें बन रही है। मतलब तय किया जा रहा है साहब महीने पहले से कि 20 मंजिला इमारत वहां कैसे बनेगी, हर स्क्वायर फुट किस भाव मिलेगा। जिस स्टॉल से 2000 की आमदनी नहीं होती उससे लाखों की आमदनी कैसे होगी। फिर दुर्घटना होती है, लोग मरते हैं, मर जाए। लोगों की जिंदगी की कमाई लुटती है, लुट जाए। लोग बेघर होते हैं, हो जाए साहब। बेवकूफ है ये लोग। हिम्मत कैसी हो जाती है इन गरीबों की? 500 रुपए स्क्वायर फुट वाले इलाके में 30 रुपए भाड़े देकर हिम्मत किसी हो जाती है? ए, होश में हो या नहीं तुम मुझे ठीक ठीक से बताओ क्या हुआ।
आलीशान बंगले में रॉयल सैल्यूट के साथ बातचीत चल रही है दो लोगों की, ना किसी के चेहरे पे शिकन, ना कोई तकलीफ, इत्मीनान ही इत्मीनान है। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, अरे भाई 4-6 महीने रुक जाओ, टेंशन की बात क्या है, इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू करना है, इतनी जल्दी शुरू करोगे तो खुसर पुसर होगी ना। दूसरा सुन रहा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर परेशानी है साहब, एक डर है। कहता है सब कुछ ठीक हो गया, पर न जाने कैसे पत्रकार ने आग लगने का असली कारण पता लगा लिया। अब जानकारी अखबार में आ जाएगी, फिर क्या होगा। कैसा पत्रकार, कैसा कारण और कैसी जानकारी, तुम मुझे ठीक से बताओ। दोनों के बीच बातचीत चल रही है अभी साहब। आलीशान फ्लैट है, रॉयल सैल्यूट का बड़ा सा पैक लेते हुए बड़ा आदमी कहता है, अरे भाई तो क्या हो गया, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये अखबार वाले सारे टुकड़ों पे पलने वाले होते हैं, 25,000 रुपए जाकर पकड़ा देना, सब जोश धरा का धरा रह जाएगा। अगर फिर भी ना माने तो देखना परसों दफ्तर ना पहुंच पाए। अरे बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा, वो तो छत पर भी ट्रक चला सकता है। और एक्सीडेंट की सजा कितनी है, ज्यादा से ज्यादा साल भर, शराब पी के ट्रक चलाना। तो इसके बाद क्या हुआ? साहब मैं उस घर में सुन रहा था बातें, बदकिस्मती से सुन रहा था वो बातें। मुझे खबर थी वहां ब्लैक मनी, काला पैसा चुराने में मजा आने लगा था साहब। बातें सुनकर लगा ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उस पत्रकार की जान लेने पर तुले हैं। मेरे एक इंसान तो था साहब जो परेशान था, मेरे मन में इज्जत हुआ उस पत्रकार के लिए। मैंने कहा इसकी जान नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए पर ये मरना नहीं चाहिए साहब। तो क्या तुम थे वहां पे उस दिन? बताओ, क्या तुम थे उस दिन वहां पे? हाँ साहब मैं था, मैं सुन रहा था सारी बातें। मैं बस चाह रहा था कि उस पत्रकार की जान ना जाए। फिर मैं नीचे उतरा, वहां पे वही बड़ी सी गाड़ी, उसमें वो छोटा सा आदमी बैठा था। उसने मुझे देख लिया, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ लेता। तो क्या वो लोग पहुंचे वहां पे? साहब इससे पहले एक बात बतानी थी आपको। मैं सीधा उस पत्रकार के घर गया पहले। मैंने कहा अरे भाई साहब इतना गरीब हो, उसका एक छोटा सा कमरा, साहब बच्चे और बीवी सो रहे, बैठा टाइप कर रहा। मैंने कहा भाई सारी बात बताई उसको। उसने कहा ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा, मौत आ रही हो तो आएगी। इसे बेवकूफों को कौन समझाए साहब। तो वो पहुंचे होंगे उसके पास? साहब बताया ना मैंने आपको, गाड़ी नीचे आके रुकी, उसमें वही छोटा आदमी। मुझे देख लिया पर साला क्या बिगाड़ लेता मेरा। तो आगे क्या हुआ, बताओ आगे क्या हुआ? साहब आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, अभी तो फोन डेड है, जल्दी जल्दी बता दूंगा तो वक्त कैसे कटेगा। तुम इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ क्या हुआ? साहब मैं परेशान था, पूरी रात सो नहीं सका। सोचा पुलिस स्टेशन जाता हूँ, दरोगा साहब से कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन चोर की बात का कौन यकीन करेगा साहब, हम साला सच बोले तो भी गुनाह है। सब एक बार मिट्टी बिगड़ जाती है ना, सब बिगड़ जाता है। मुझे पता था वो 9 बजे घर से आसपास, मतलब सुबह सुबह वो निकलता है ना। मैंने कहा यहाँ रहूंगा इसके घर के आसपास, जैसे ही निकलेगा बचा लूंगा। वो निकला 9 बजे। मैंने कहा भाई कम से कम आज तो टैक्सी लेकर जाओ। वो इस बेवकूफों को कौन समझाए साहब। पता क्या कहा, तुम जाओ भाई अपना काम करो। हंस आगे बढ़ गया हंसते हंसते। तो क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ देता साहब, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो फुटपाथ पे चल रहा था, यहाँ इतना इतना डिस्टेंस था हम दोनों के बीच में, बस इतना। हाँ मैं ऐसे चल रहा था। मैंने कहा बस ये बंदा पुलिस स्टेशन मतलब मेट्रो स्टेशन पहुंच जाए, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका। जालिका साहब वो ट्रक आया, उसको लेते हुए सीधा सीधा हेयर कटिंग सैलून में घुस गया। 4 आदमी भी कुचले गए।
लेकिन अब तो सबूत ही नहीं रहा, ये लोग फिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? लोग देखे ना, बात अलग है, इस्तेमाल ना करें दूसरी बात साहब, लेकिन सबूत हमेशा रह जाता है। उन्होंने मुझे एक्सीडेंट की जगह पे देख लिया। तो देखने से क्या होता है? लीजिए साहब, आपका फोन ठीक हो गया। अब लेकिन इस समय कौन सा रॉन्ग नंबर होगा। हाँ? साहब, आप एक बार देखिए ना साहब, प्लीज देखिए ना साहब। हेलो 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 साहब आप फोन लगाइए 10021743 पुलिस कमिश्नर असिस्टेंट का, प्लीज साहब। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? साहब फोन लगाइए साहब। पहले अपनी बात पूरी करो। अब जानकर क्या करेंगे साहब? चाहे जानकर जो कुछ भी करो, बताओ। साहब आप फोन नहीं लगाएंगे तो नहीं बताऊंगा। अरे तुम बताते क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहता साहब फिर से फोन डेड हो जाए। साहब आप फोन लगा दीजिए साहब, प्लीज प्लीज फोन लगाइए साहब। हेलो जी, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ जी, जज जी। मेरे घर में एक चोर घुस आया हुआ है। हाँ, मैंने उसे किचन में नहीं 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 आप आइए तो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ विद इन 10 मिनट्स। ओके ओके। आपको आखिर में वो किचन वाली बात बोलनी पड़ी साहब। कोई बात नहीं, मैं अदालत में सर हिला दूंगा। बताओ कौन हो गया, तुम्हारे पास सबूत क्या है? साहब आप किचन का दरवाजा बंद कर देना, मैं पीछे से, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप किचन का दरवाजा बंद कर दीजिए पीछे से। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सबूत क्या है। ये ब्रीफकेस वो सबूत है साहब। जब उस पत्रकार का एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये ब्रीफकेस उसके हाथ से उछलकर दूर जा पड़ा। मैं उसे उठाकर भागा, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया। पिछले 3 महीने से इसे लिए छिपता रहा हूं साहब, लेकिन धीरे धीरे उनका घेर बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो जेल के वकील साहब की सलाह से सोचा आपके घर वो पुलिस आएगी तो ये बैग बरामद होगा ना साहब। साहब वो चोरी की घड़ी भी बरामद होगी साथ में। भगवान ने चाहा तो पुलिस आर्टिकल जरूर पड़ेगी, वो पत्रकार वाला, सब ठीक हो जाएगा। तुम कोई सवाल पूछने वाले थे? अब उसकी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जज साहब। हाँ, आप अगर अदालत में गवाह के रूप में आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पूछूंगा, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी नहीं साहब उस सवाल को पूछने की। साहब वो पुलिस आती होगी, मैं अंदर जा रहा हूँ किचन के, दरवाजा आप बंद करना मत भूलिएगा। पुलिस के आते से ही दरवाजा खुलेगा तो मैं सिर्फ भागने की कोशिश करूंगा और पुलिस धर दबोचेगी मुझे। चोर पकड़ने का सुख तो पुलिस को भी मिलना ही चाहिए ना साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री उत्पल झा, नाटक के निर्देशक। ये इनली फाउंडेशन का लगभग 16 वर्ष हो गया दिल्ली में, जो ज़्यादातर आसामीज़ नाटकों का ही प्रदर्शन कराते हैं। और इसके बाद एक 6:30 बजे प्रस्तुति देख पाएंगे आप लोग, जो आसामीज़ में है और केवल 50 मिनट का एक नाटक है। तो आपसे अनुरोध है कि उस प्रस्तुति को भी आप देखें, बहुत आनंद आएगा। और मैं इनली फाउंडेशन के ट्रस्टी सुशोभन तालुकदार और सेक्रेटरी रोदाली शर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के नाटक के निर्देशक श्री उत्पल झा जी को असम के सुपरिचित गामुचा से स्वागत करें, सत्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्पल जी को पात्र के परिचय और 2 शब्द कहने के लिए थैंक यू प्रागदा कि ये मौका दिया। ये जो परफॉर्मेंस देखिए, कोई प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हैं। अभी 1.5 साल 2 साल हुआ इनको हमारे एक्टिंग स्कूल और ये थिएटर करते हुए। तो दे आर लर्निंग। लक्ष्य बम्बानी, आशु कुमार, दीपक पंडित, असिस्टेंट डायरेक्शन एंड साउंड ऑपरेशन हर्षित वर्मा, कॉस्ट्यूम मुस्तफा, सेट डिजाइन चमन गसाना एंड सोहेब साइफनी, स्टेज मैनेजर हमारे सोहेब, स्टेज मैनेजर। थैंक यू वेरी मच। आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप 6:30 बजे का प्रस्तुति भी देखें। असमीज में है, बट आपको समझ में आएगा। जो आजकल के समय में एक बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चे जब दूर रहते हैं उसके लिए, उनके लिए जो भी दिक्कतें आते हैं, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत नाटक है। प्लीज़ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।